हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। उम्मीद है कि आप लोग केमिस्ट्री बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और बहुत लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो गया होगा। चलिए, अब मकर संक्रांति भी ख़त्म हो गई और अब जो सबसे बड़ा पर्व आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। और अभी कुछ दिनों में ही कई बच्चे ऐसे मतलब कॉल आ रहे हैं जिनको लग रहा है कि सर कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस दीजिए, लास्ट टाइम है और हर एक घंटा अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अभी। और इस इंपॉर्टेंट समय में मैं आपको कुछ सजेस्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा लिए बिना मैक्सिमम नंबर आपको गेन हो सके। ओके, तो चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावित क्वेश्चनों को, ठीक है, वो संभावित प्रश्न जो सजेस्टेड क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं देखता हूँ। ठीक है, ये एक दिन में संभव नहीं है तो कुछ दिन मतलब एक सप्ताह या 10 दिन मैक्सिमम लगेंगे हमें एग्ज़ाम आते आते आप लोगों का। और तब तक मैं लास्ट टाइम है, पर डे आप थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर हो जाइए। रोज़ मैं 2-2 चैप्टर करके आपको दे रहा हूँ। ठीक है, 2-2 चैप्टर करके उसके जो क्वेश्चंस जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बिहार बोर्ड में, मैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से। ओके, चलिए देखते हैं सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन, ये 2 चैप्टर मैं आपको करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, सॉलिड स्टेट में क्या क्या प्रोबेबल है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि सॉलिड स्टेट से लॉन्ग आंसर जो है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि बहुत कम चांस है कि वो पूछ सकता है। ठीक है, फिर भी हम लोग देखते हैं कि अगर पूछता है तो क्या पूछ सकता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे या फिर शॉर्ट आंसर में आएंगे। ठीक है, तो शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन इसमें आते हैं तो वो पिछले साल भी कुछ क्वेश्चन जो आए जैसे डिफेक्ट से लेके आया गया। ठीक है, और एक मुझे जो इस बार लग रहा है सबसे ज़्यादा चांस है पूछने का वो है आपका एक बीसीसी स्ट्रक्चर जो पूछा जा रहा है आपका सीजियम क्लोराइड का। ठीक है, सीजियम क्लोराइड का बीसीसी स्ट्रक्चर अगर आपसे पूछ ले तो सबसे पहली बात कि आपको पहला एक क्वेश्चन एकदम नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए एकदम बिल्कुल। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा कि बीसीसी स्ट्रक्चर ये पूछेगा। ठीक है, पूरा का पूरा चांस है कि इस बार ये पूछेगा बीसीसी स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड का। ठीक है, कई बार बिहार बोर्ड ने प्रीवियस ईयर में भी पूछा है और वो क्वेश्चंस को दोहराती है, आप लोगों को पता है। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार, ये चांस है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने का। बीसीसी स्ट्रक्चर किसका? सीजियम क्लोराइड का। अगर आता है तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बीसीसी इसको हम लोग बोल रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर पूछने का चांस है। तो आप लोगों को पता है कि होता क्या है ये। इसमें करना क्या है, आपको एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा होता है स्ट्रक्चर डायग्राम। मैंने कई बार से बहुत बार आप लोगों को समझाया इस चीज़ को और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं, जब भी पूछा जाएगा हमें स्ट्रक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाना होगा इस तरह से। ओके, और इसके हर एक कॉर्नर पे आपको क्लोराइड को पुट करना पड़ेगा। क्लोराइड एनाइन है, एनाइन का साइज़ बड़ा होता है। हालांकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है वो बीसीसी है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो सारे के सारे लेटेस्ट पॉइंट लगभग आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, कैटाइन है सीजियम हमारा, तो सीजियम कैटाइन ऑब्वियसली छोटा साइज का होगा और क्लोराइड एनाइन हमारा ये बड़ा साइज का होगा। क्लोराइड जो आपका एनाइन है, सीजियम हालांकि अपने ग्रुप में बहुत नीचे आपको पता है। ठीक है, फ्रेंसियम के ठीक ऊपर, तो बिल्कुल नीचे, तो ऐसे ही इसका एटॉमिक रेडियस तो काफ़ी बड़ा है और क्लोरीन आपका काफ़ी ऊपर है। बट एनाइन के केस में ये बड़ा हो जाता है। हालांकि इनके साइज में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, आपको पता ही है। ठीक है, सीजियम का आपका 169 पिकोमीटर के आसपास में होता है और ये 181 पिकोमीटर, तो लगभग आइडेंटिकल। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है कि क्लोराइड को हमेशा कॉर्नर पर रखेंगे, मतलब एनाइन जो पोर्शन है वो हमारा कॉर्नर पर रहेगा इस तरह से, और कैटाइन को बॉडी के बीच में सेंटर में से पुट किया जाएगा। ये हमारा क्लोराइड हो जाएगा हर जगह पे, क्लोराइड। और इसकी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आप डायगोनल बना के दिखाइएगा इस तरह से, डायगोनली इस तरह से इसको मीट कर दीजिएगा। और जहाँ पे आपका सेंटर आ रहा है इस क्यूब का, उसके सेंटर में यहाँ पे आपको देना होगा सीजियम। ये स्ट्रक्चर आपको शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। देन आप इसको डिफाइन करेंगे कि बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर किस तरह का होगा इसमें। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो पाएगा, तो आपको दिख रहा है कि ये जो सेंटर में एटम है, इस एटम से सारे एटम अटैच रहेंगे, सब इसके टच में रहेंगे। ओके, वाइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ओके, इनके बीच में गैप है। ओके, चलिए, तो ये सीजियम जो कि बीच में सेंटर में है, इससे अटैच है 1 2 3 4 4 क्लोराइड ऊपर और 4 क्लोराइड आपको दिख रहे हैं नीचे में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने या आयंस कितने अटैच होंगे इससे? 8। यस, कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यहाँ पे ये हो जाएगा 8। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में कोऑर्डिनेशन में 8 होता है और इसमें भी यही होगा हमारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। दूसरा जो प्रोबेबिलिटी है सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन पूछ जाने का, वो है आपका जो बहुत बार पूछा जाता है, अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंस।
अगर ये पूछ ले तो फिर क्या क्या लिखना पड़ेगा, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में आपको देखें कि लाइन बाय लाइन आपको 7 to 8 डिफरेंस आपको दिए हुए हैं, 7 से 8 डिफरेंसेस दिए हुए हैं। सारे डिफरेंस बिल्कुल एक जैसे ही हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना होगा, ठीक है, क्या तो नोट करना है आपको, पहला सबसे फर्स्ट डिफरेंस जो आपको नोट करना है वो अरेंजमेंट का। ओके, क्रिस्टलाइन नाम ही है क्रिस्टलाइन, ओके, क्रिस्टल, तो क्रिस्टलाइन में अरेंजमेंट जो होगा वो लॉन्ग रेंज हुआ करता है, और अमोर्फस, ठीक है, अमोर्फस सॉलिड जो होता है उसमें शॉर्ट रेंज का अरेंजमेंट हुआ करता है। ओके, तो क्रिस्टलाइन, अमोर्फस, ये दो तरह के सॉलिड हो गए अपने पास, ठीक है। क्रिस्टलाइन में लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होगा और इसमें आपका शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होगा। ओके, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, आपका क्या डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। तो पहला डिफरेंस आ गया अपने पास लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। दूसरा डिफरेंस जो इसमें लिखिएगा आप क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में, कि इसमें जो होगा आपका लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होने के चलते इसका एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रिपीट होगा, डेफिनेट ज्योमेट्री होगी, और इसका कोई डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं हो पाएगा क्योंकि डेफिनेट ज्योमेट्री रिपीट नहीं हो पाती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा होने से क्या होता है कि ये आपका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या फिक्स बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। सॉलिड है हमारा, ठीक है, तो सॉलिड के हम मेल्टिंग पॉइंट देंगे, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं, मेल्टिंग पॉइंट की बात करना है आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होगा इसका एक शार्प वैल्यू देता है, एक फिक्स वैल्यू देता है, एक सर्टेन वैल्यू होता है जिस पॉइंट पे मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक शार्प वैल्यू, मतलब जो टेम्परेचर रहेगा उसी टेम्परेचर पे जाके डायरेक्ट मेल्ट होगा, ठीक है। जबकि अमोर्फस के केस में अगर देखेंगे तो अमोर्फस में क्या होता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, वो ग्रेजुअली सॉफ्ट होगा देन वो मेल्ट करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें कि ग्रेजुअली सॉफ्ट होता है देन मेल्ट होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, कि इसमें सारे के सारे बॉन्ड बराबर होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल एनर्जी वाले हो जाते हैं, क्योंकि अरेंजमेंट सारे के सारे एक जैसे होते हैं, इसलिए इनका इंथैल्पी हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, ओके, या फिर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी इसका क्या होगा आपका फिक्स रहा करेगा, जबकि इसके केस में इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं हुआ करेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ, इसके केस में इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन यहाँ पे फिक्स होगा, इसका इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन फिक्स नहीं हुआ करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये एक ट्रू सॉलिड है क्योंकि अरेंजमेंट सही है इसका, तो ट्रू सॉलिड, और ये स्यूडो सॉलिड होता है। स्यूडो सॉलिड पे भी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। स्यूडो सॉलिड जैसे ग्लास हो गया आपका, ग्लास स्यूडो सॉलिड है, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है इसको कि ग्लास हमारा क्या है, स्यूडो सॉलिड है, ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, और ये ग्रेजुअली डाउन होते जाता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मैंने पूछा था एक क्वेश्चन आपको, ठीक है, कि ओल्ड बिल्डिंग्स में जो विंडोज होते हैं उन पर जो ग्लास लगी रहती है तो वो ग्लास नीचे थिक क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं वो, ओके, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दो यहाँ से और ये हो गया। इसके बाद तीसरा चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो देखना है प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी इसके, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में आपका सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वही 5 पॉइंट, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 6-7 की बात है, लेकिन कोई मतलब नहीं इससे बनता है कि वो किस क्लास की बात है, आपको क्वेश्चंस उससे आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में अगर आते हैं तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या लिखना पड़ेगा, याद है फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड्स होते क्या है, सॉलिड बेसिकली क्या होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन अमोर्फस से मतलब नहीं है उसे, सॉलिड से मतलब सॉलिड क्या होता है, तो डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, फिक्स मास, ठीक है, तो मास, वॉल्यूम और शेप, ये तीनों चीज़ फिक्स हुआ करता है, ठीक है, डेफिनेट होता है, सर्टेन वैल्यू होता है उसका, ठीक है, ये चेंज नहीं करता है, वेरी नहीं करता है, एक बात। दूसरी बात ये हुआ कि इसमें क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग हुआ करता है, और स्पेस जो हुआ करता है उसमें काफ़ी शॉर्ट हुआ करता है, ठीक है, स्पेस काफ़ी कम होने के चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई हुआ करता है, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग पहले भी जान ही रहे थे। ये कुछ बातें और ध्यान रखिए, इनमें डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन काफ़ी कम होता है तो फर्दर ये कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो बोलते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखता है, तो बोलते हैं ये स्ट्रक्चर रिजिड होता है, जैसे मार्कर मैंने बताया था, ठीक है, ये रिजिड होता है। अगर इसके एक एंड को हम उठाएंगे तो पूरा का पूरा बॉडी मूव करेगा एक साथ, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, ये रिजिड हुआ करता है, ठीक है। तो सॉलिड आपका, ठीक है, ओके, तो सॉलिड में क्या होता है आपका, ये रिजिड हुआ करता है, ठीक है। दूसरी बात कि ये इसके बीच में स्पेस कम होने के चलते ये इनकम्प्रेसिबल हुआ करता है, ओके, ये प्रॉपर्टीज़ में है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं। तो ये मैंने एक बताया था कि पार्टिकल चूँकि हर तरफ से ये दूसरे पार्टिकल के साथ अटैच हुआ करता है, और अगर हर तरफ से बॉन्ड आपका बराबर है तो ये बीच में अगर डिस्टर्ब हो जाए तो डिस्टर्ब होने के बाद ये अपने मीन पोजीशन पे ही ऑसिलेट करेंगे और ऑसिलेट करके फिर से वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो छोटे पार्टिकल में जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन इसी के चलते होता है, और आपको पता था कि मेटल में जो सोनरस साउंड प्रोड्यूस होता है वो सोनरस साउंड भी इसी के चलते प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेट करके रुक जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों को लिखना है आपको। अगली बात, और क्या क्या लिखना है इसमें, तो और क्या, तो ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब इसको अगर आप कट करिए शार्प चाकू वगैरह से, नाइफ से, ठीक है, तो अगर इसको कोई शार्प चीज़ से नाइफ वगैरह से कट करते हैं तो ये आपका
एक स्मूथ एज देगा, ठीक है। और जब इसको आप कट करेंगे तो ये आपका रफ एज देगा, एक क्लीवेज प्रॉपर्टी। एक और चीज़ जो होता है वो ध्यान रखिएगा, वो है एनाइसोट्रॉपी, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, एक तो क्लीवेज प्रॉपर्टी, दूसरा एनाइसोट्रॉपी, तीसरा अरेंजमेंट, ओके। 3 हो गए, बहुत हैं, शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, लॉन्ग में पूछेगा नहीं, और याद रहा तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो और अगर हुआ तो आपको मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, और उसके बाद एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ओके। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के केस में। ये हो गया, तो ये हो गया प्रॉपर्टी, यहाँ तक हो गया प्रॉपर्टी खत्म, ठीक है। इसके बाद जो सॉल्यूशन में पूछा जाता है आपको वो फिजिकल प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन, इसके बाद एक और चीज़ होगी आपका डिफेक्ट, ठीक है। डिफेक्ट से क्वेश्चंस लगभग हर बार आते हैं, ठीक है। पिछले बार भी आया था, फ्रैंकल डिफेक्ट से आया था क्वेश्चन आपको, ठीक है, आपको पता होगा। तो ये 2 डिफेक्ट आपको बेसिकली पूछे जाते हैं, कौन कौन से, एक हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट, दूसरा हो गया स्कॉट की डिफेक्ट। तो इसमें ध्यान रखिएगा, डिफेक्ट से हमारा एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिफेक्ट से क्या पूछा जाएगा, फ्रैंकल डिफेक्ट है क्या, याद है ना। फ्रैंकल डिफेक्ट किसको बोलते हैं, जब आपका फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या था, फांदने वाला डिफेक्ट, याद होगा, है ना, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फांदने वाला डिफेक्ट। मतलब कि ये इस तरह से एक, क्योंकि आयनिक सॉलिड में हुआ करता है, ठीक है, जिसमें कैटायन एनायन दोनों होते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट, दोनों के दोनों आयनिक सॉलिड में होता है, आपको पता है, यस, ठीक है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट आपका आयनिक सॉलिड में होगा। इसमें क्या था कि आयन जो आपका है कैटायन, ठीक है, एनायन चूँकि बड़े साइज के होते हैं तो वो मूव नहीं करते जल्दी, ठीक है, वो फाड़ने का काम नहीं करता है। हाँ होता है, आपको पता है, वो जब हम लोग पढ़े थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, तो वहाँ पे हमने देखा था कि क्लोराइड गायब हो गया था, इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता था, वो भी हम लोग मैकेनिज्म देखे थे, ठीक है। बट जनरली यहाँ जो हम देख रहे हैं डिफेक्ट, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिसलोकेशन हुआ कर रहा है, ठीक है, डिसलोकेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि एक पॉजिटिव चार्ज का कैटायन, ओके, अपने लेटिस पॉइंट को, जगह को, लेटिस साइट को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में अगल बगल कहीं पे भी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई कर लेता है। तो अगर ऐसा करता है तो इस डिफेक्ट को हम लोग बोल देते हैं क्या, फ्रैंकल डिफेक्ट। याद है ना, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, फिर भी इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, ओके। शॉर्ट में फ्रैंकल नहीं तो स्कॉट की पूछ देगा, एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्कॉट की में क्या था आपका, स्कॉट की याद है ना, शॉर्ट लगाने वाला, हाँ शॉर्ट लगा, ओके। तो उसमें क्या था आपका कि कैटायन और एनायन, ठीक है, कैटायन और एनायन एक साथ उड़ जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो कैटायन एनायन जब मूव करेंगे इसमें तो एक साथ मूव करेंगे और वो पेयर में गायब होंगे, ठीक है। अगल बगल जरूरी नहीं कि यहीं से हो जाए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से कैटायन चला गया और यहाँ से एनायन मूव कर गया और यहाँ से कैटायन मूव कर गया, इस तरह से, ठीक है। तो इंटायर क्रिस्टल में से इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन गायब रहेंगे, ठीक है। इसकी स्टैचोमेट्री मेंटेन रहती है ना, ओके। तो ये स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट है, स्टैचोमेट्री मेंटेन रहती है। हाँ, इस केस में डेंसिटी इसकी घट जाएगी, ठीक है। और पिछले वाला केस जो था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी नहीं घटती है। एक जगह से अगर वो वैकेंसी क्रिएट करता है तो दूसरी जगह पे क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो कर देता है, ठीक है। तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल दोनों डिफेक्ट शो करता है, किसमें, फ्रैंकल में, और स्कॉट की में वैकेंसी, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को। डिफेक्ट आपका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। एक जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बहुत मैंने अभी तक नहीं देखा, बिहार बोर्ड में हो सकता है, अगर होगा कहीं तो आप बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इस पर था फोकस करिएगा। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी पूछ सकता है, काफ़ी सिंपल सा चीज़ है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। आपको पता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, ये भी आपको आयनिक क्रिस्टल में हुआ करता है। इसमें क्या होता है कि कोई एक कैटायन जो होता है, कैटायन आपका डिस्लोकेट हो जाता है, मूव कर जाता है, डिस्लोकेट नहीं कहेंगे इसको, ये डिस्प्लेस कर दिया जाता है, यस, ठीक है। तो कैटायन जो होता है वो अपने लेटिस पॉइंट से डिस्प्लेस हो जाता है, हट जाता है, और उसके इक्वल अमाउंट के चार्ज में, उसके मास से मतलब नहीं है, ठीक है। उसी की फैमिली का कोई पर्सन हो, इससे मतलब नहीं है, दूसरे फैमिली का भी कैटायन हो, वो आके प्रीवियस कैटायन को रिप्लेस कर देता है। जैसे मैंने बताया था आपको, या बुक में भी आपको एग्जांपल दिया हुआ था सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाया गया था कि सोडियम और क्लोराइड तो इक्वल, ये सोडियम क्लोराइड इस तरह से मान लो कि ये आपका अरेंज है, एक परफेक्ट क्रिस्टल जो हो आपका प्योर सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग कहेंगे। तो ये हो गया प्योर सोडियम क्लोराइड, ओके। अब मैं बात कर रहा हूँ क्या कि इसमें से अगर कुछ सोडियम को अगर रिप्लेस कर दे पोटेशियम, तो ये डिफेक्ट इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। पता है आपको, अगर आता है तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा माइंड में, अगर आता है तो आप डिफाइन करेंगे। और स्ट्रक्चर, किसी का भी स्ट्रक्चर बनाने नहीं भूलना है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं पोटेशियम से। अगर दूसरे ग्रुप का आ गया, जैसे कैल्शियम आ गया, तो कैल्शियम अगर आ गया तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम का 1 पॉजिटिव चार्ज, तो ये 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा, ठीक है। कहीं से भी अगल बगल, यहाँ से आसपास से 2 सोडियम रिप्लेस हो जाएगा, और 2 सोडियम की जगह पे उसके इक्विवेलेंसी में, ठीक है, 2 सोडियम के इक्विवेलेंट में 1 कैल्शियम यहाँ पे आके
ठीक है, एक साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। हाँ, इस केस में एक वैकेंसी क्रिएट होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर सोडियम को रिप्लेस कर रहा है कैल्शियम तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा कि नहीं होगा, कितना अमाउंट में वैकेंसी क्रिएट होगा। ओके, तो चलिए ये हो गया। ये सभी क्वेश्चन दे सकता है आपको न्यूमेरिकल में, जैसे कि मान लीजिए कह दिया कि 1 मोल कैल्शियम अगर किसी क्रिस्टल में इंट्रोड्यूस हो रहा है तो बताइए कितना मोल का वैकेंसी होगा, ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। तो 1 मोल कैल्शियम अगर जाएगा तो 1 मोल वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। हाँ, उसी तरह से अगर मान लीजिए कैल्शियम की जगह पे एल्युमिनियम आ गया, कैल्शियम की जगह पे क्या आ जाता है, एल्युमिनियम, तो एक एल्युमिनियम पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है ना। तो 3 पॉजिटिव चार्ज है तो ये इतने इक्विवेलेंस में 3 सोडियम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। 3 सोडियम रिप्लेस हो जाएगा अगल बगल से, ठीक है। और 3 सोडियम का रिप्लेस होने के मतलब 2 वैकेंसी क्रिएट होगा। एक साइड तो ये खुद ऑक्यूपाई कर लेगा आपका एल्युमिनियम, ठीक है। इस तरह का डिफेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो डिफेक्ट ध्यान रखिएगा, डिफेक्ट ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक फ्रैंकल, दूसरा स्कॉटकी। फ्रैंकल पूछा गया है तो ज़्यादा चांस नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, फ्रैंकल, स्कॉटकी एंड इम्प्योरिटी, जो काफ़ी सिंपल डिफेक्ट है। बाकी 2 चीज़ें आपको पता है कौन कौन सा, एक आपका है वैकेंसी डिफेक्ट, तो वैकेंसी नाम से ही क्लियर है, वैकेंट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। दूसरा जो आपका है वो है आपका इंटरस्टिशियल, तो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है, जैसे यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर रहा था, ठीक है। ये पॉजिटिव और यहाँ पे एक पॉजिटिव आ गया, तो ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ओके, हालांकि ये कैटायन एनायन में नहीं होता, आयनिक सॉलिड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो न्यूट्रल वाले में हुआ करते हैं, न्यूट्रल वाले में बोलते हैं उसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या फिर वैकेंसी डिफेक्ट, ओके, क्योंकि वहाँ स्टैचोमेट्री की टेंशन नहीं होती है और यहाँ पे स्टैचोमेट्री का ध्यान रखना पड़ता है हमें, ठीक है, समझ गए। चलिए अच्छे से तैयारी करिए सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन कंप्लीट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सॉल्यूशन बिहार बोर्ड का काफ़ी फेवरेट, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर रहा है शुरुआत से ही, हमेशा से, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, भर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें सॉल्यूशन से, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में सॉल्यूशन से क्वेश्चंस तो पूरे आते ही आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है, मैक्सिमम चांस है किस किस चैप्टर, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने का। चलिए फटाफट कवर करते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या है बचा हुआ अपने पास, ठीक है। जल्दी रिवाइज कर लेते हैं एक बार सॉल्यूशन को। देखिए इस सीरीज को करने में आपका केमिस्ट्री का लगभग सारा जो यूजफुल टॉपिक है वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ सजेस्टेड क्वेश्चन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा डिस्कशन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जिनका अगर नहीं हो पाया किसी कारण से, प्रिपरेशन नहीं हो पाया ढंग से, तो वो लोग इस सीरीज को बिल्कुल केयरफुली देखते रहिएगा बिना छोड़े हुए, ओके। और कमेंट करके बताइएगा भी कि कैसा लग रहा है आप लोग को, एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इस सीरीज को, और आपको कुछ यूजफुल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर लगेगा कि नहीं सब बेकार लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर बेकार है करना, तब फिर नहीं करूँगा मैं, ओके। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा ये आगे सीरीज़ को कैरी करने में, ठीक है। तो चलिए जल्दी देखते हैं सॉल्यूशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है अपने पास, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात जो सॉल्यूशन में करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बस यही सॉल्यूशन है क्या, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, पता ही आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिसमें ज़्यादा, मतलब मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन है क्या हमारा, होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है, 2 और मोर कंपोनेंट्स का, जिसमें आपका नंबर ऑफ, जिसका नंबर ऑफ उस मिक्सचर में जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा रहेगा वो हो गया सॉल्वेंट, जिसका नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रहेगा वो हो गया सॉल्यूट, जिसे हम लोग कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट को कभी कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा इसको मास को लेके या वॉल्यूम को लेके, मतलब होगा उसको नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ज़्यादा तो सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल कम है तो सॉल्यूट। इनका कंसंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग हर एक साल 100% श्योर है, पूछना ही पूछना है, चाहे शॉर्ट में पूछे, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे, चाहे कहीं भी, ठीक है, पूछना ही है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना, पिछले बार भी पूछा है, मतलब 2024 में आपको मोल फ्रैक्शन से पूछा है क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब अपने पास चांस है क्या क्या, मोलरिटी एंड मोललिटी, ठीक है। नॉर्मलिटी हमें नहीं पूछा जाता है, हालांकि नॉर्मलिटी टर्म आपको एनसीईआरटी में नहीं है और अब ट्रेंड रहा नहीं, इसका यूज़ होता है थोड़ा बहुत आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, ठीक है, इक्विवेलेंस को समझने के लिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए, लेकिन नॉर्मलिटी से आप क्वेश्चन ना के बराबर ही एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। फिर भी मैं बता दूंगा क्या है, ओके। चलिए मोलरिटी और मोललिटी ये 2 देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन भी देखना है हमें, भले डेफिनेशन नहीं पूछेगा क्योंकि उसको पूछ दिया है, लेकिन उनसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए। तो आप लोगों को पता ही है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, रिवाइज कर लो, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो लोग ध्यान से देख लो, ठीक है। क्या क्या था अपने पास, तो सबसे फर्स्ट हमारा देखते हैं क्या, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में क्या होना है, याद है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। अमाउंट में यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और ये हो गया हमारा क्या, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो आप लिख रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ वर्ड के फॉर्म में, ओके। मैथमेटिकली आपने है तो रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिकल ही, वर्ड के फॉर्म में है, लेकिन मैथमेटिकल, ये डेफिनेशन नहीं, वो डेफिनेशन डिफाइन करना पड़ेगा आपको, और इनसे आप अगर ये कोरिलेट करके रखे, वो मैथमेटिकली अगर लिखे वो तो डेफिनेशन लिख लोगे, ठीक है। कैसे लिखना है हमें, ये मोलरिटी कैसे डिफाइन करना होगा, तो मोलरिटी क्या है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन लीटर में लिखा है वॉल्यूम को, तो प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ओके,
समझ गए। अब फिर इज कॉल्ड मोलरिटी मत कर देना, पहले ही आप मोलरिटी डिफाइंड लिख चुके हो। कई बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, शुरू में भी लास्ट में भी। ध्यान रखिए इन चीज़ों का, ठीक है। हालांकि इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप ही कॉपी अच्छे लगे बढ़िया से लिखें, ठीक है। बिल्कुल माइंड को एकदम कूल रखना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। काफ़ी समय रहता है अपने पास में, बिल्कुल आराम से लिखते जाना है। चलिए फटाफट देखते हैं यहाँ से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैथमेटिकली अगर इसको सिंबल के फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे? मोलरिटी का सिंबल आपको पता है, इसे दिया जाता है किससे? कैपिटल M से। कैपिटल M बिकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n से। सॉल्यूट को हमने 2 या फिर B, दो टर्म में से कोई एक टर्म दे सकते हैं, हमने दिया था, ठीक है। या तो आप 2 लिखिए या तो इसको B लिखिए, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VS लिखेंगे, और ये लीटर में रखना है हमें। अगर ये ml में रखते हैं तो फिर क्या होगा बच्चे? अगर आप इसको ml में रखोगे तो इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम लीटर ml में हो तो लीटर में कन्वर्ट करके 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने फिजिक्स में पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 1000 ml इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर, ठीक है। तो ml में अगर है तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 चला ऊपर, ओके, दैट मीन्स 1000 ml इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर। ml कट गया, नंबर ऑफ मोल पर लीटर आ गया। इस तरह से आप लिखेंगे। या अगर आप नंबर ऑफ मोल को भी चेंज करना चाहें गिवन मास अपॉन मोलर मास में, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा और बड़ा बन गया अपने पास। क्या? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, ये भी कैपिटल M है, ये भी कैपिटल M है। यहाँ कैपिटल M में सबस्क्रिप्ट दिया हुआ है B, इसका ध्यान रखिएगा। B मैंने दे दिया, मतलब ये हुआ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। और बड़ा अगर करना होगा, अगर मान लो 2 नंबर में पूछ दिया और अपने पास समय काफ़ी रहता है, तो आप डिफाइन कर देंगे वेयर WB इज गिवन मास, MB इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ओके। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB, ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट MB, इस तरह से डिफाइन कर दोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा सीरीज में बना के सजा के लिख देना, है ना। जितने अच्छे से कॉपी को रिप्रेजेंट करोगे उतना अच्छा नंबर आना है, ठीक है। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसको आप ml में लिखे हैं तो ml यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। L कैपिटल है हमारा, ठीक है। और साथ में 1000 से आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, खत्म कहानी, है ना। इस तरह से कर लेंगे। ये हो गया हमारा क्या? मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी याद है, रीटी लीटर, ओके। मोलैलिटी लीटर, मोलैलिटी करेंगे तो वहाँ किलो, तो किलो मोलल है और लीटर मोलर है, इसका ध्यान रखिएगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना है, ओके। तो एक आपका हो गया मोलैरिटी, दूसरा हो गया मोलालिटी। क्या है भाई? मोलालिटी। तो मोलालिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो मोलालिटी का सिंबल हो गया हमारा स्मॉल m, ओके। इसको स्मॉल m से आप रिप्रेजेंट करोगे। और मोलालिटी किसको कहेंगे? तो पता ही है आपको, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यस। मिक्स्ड विथ, यस, प्रेजेंट इन नहीं कहेंगे हम लोग, मिक्स्ड विथ कहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन में नहीं बल्कि सॉल्वेंट के साथ जो मिक्स होता है, ओके। तो ये कहना है हमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी कॉपी सबसे अलग होनी चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, अगर मोलैलिटी पूछ लिया तो हमें इस डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे ही, इसे, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें, नीचे में जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट रहता है। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्स होते हैं। सॉल्वेंट खुद एक प्योर सब्सटेंस है, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट नहीं कहना है, मिक्स्ड विथ 1 kg ऑफ सॉल्वेंट ये कहना है, ओके, गॉट इट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या लिखेंगे? NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? W, किसका? A, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं, ठीक है। WA, ठीक है। किस में रखना है ये हमें? किलोग्राम में, यही तो हो गया। अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करना हो या इसको आप गिवन मास अपॉन मोलर मास ऐसे लिखना है तो ऐसे कर देना, ठीक है। और WA क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये आपको अगर ग्राम में दिया रहे तो 1000 से डिवाइड कर लीजिएगा। देखिए पूरा का पूरा रिवीजन हो रहा है और एकदम श्योर रहो कि क्वेश्चंस आना ही आना है, ठीक है। समझ में आ रही बात ना? चलो आगे देखें। मोलैलिटी M इज इक्वल्स टू, ये आप ध्यान रखिएगा, मैंने शॉर्ट में से कर दिया आपको, पूरे स्टेप बाय स्टेप जितना लॉन्ग जितना लेंदी ले जाओ उतना अच्छा। कॉपी बहुत मिलता है, बहुत पन्ने मिलेंगे भरने के लिए, भरना आपको है, ठीक है। और वहाँ पे पापा का पैसा नहीं जा रहा है, कंजूसी नहीं करना है, बिल्कुल भरते जाना है कॉपी को, जितना अच्छा बना सको आप, एकदम सुंदर से सजा के हटा के दूर सेपरेट लिखोगे। और 2 क्वेश्चन के बीच में हमेशा गैप ध्यान रखना है, ठीक है। लाइन, ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस बहुत करवाया है मैंने, ठीक है। आगे भी आपको और ध्यान रखना है, ओके। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे कर देना है। और एक बात, यूनिट पूछा जाता है, यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट, ठीक है। यूनिट मोलैलिटी के लिए, मोलैरिटी के लिए, तो मोलैरिटी के लिए यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऊपर में है क्या? मोल, और नीचे में क्या है? लीटर। तो मोल पर लीटर सबसे अच्छा तरीका होता है डिफाइन करना इस तरह से, ठीक है। स्लैश सोलिडस यूज़ करना उतना अच्छा चीज़ नहीं होता है जितना अच्छा कि आप इसको इन्वर्स में से लिखो, ठीक है। तो मोल पर लीटर ये हो गया आपका मोलैरिटी का। और मोलालिटी के लिए अगर कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसका यूनिट मोल पर
केजी, तो मोल केजी इनवर्स, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यूनिट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दे, कोई ठिकाना नहीं, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म से एक चीज़ ये हो गया आपका मोलरिटी ये पूछा जाएगा। मोल फ्रैक्शन पूछ चुका है, लेकिन हाँ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, क्वेश्चन दे सकता है इससे। मोल किससे? मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन, यस, एक सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, कोई भी एक, ठीक है। तो जो भी कंस्टेंट है आपका सॉलिड सॉल्वेंट, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। जैसे हम लोग मास परसेंटेज निकालते थे, वॉल्यूम परसेंटेज निकालते थे, वैसे ही मोल फ्रैक्शन भी, ठीक है। मास परसेंटेज में मास अपॉन मास था, ठीक है, इंटू 100। उस तरह से वॉल्यूम परसेंटेज में अगर कहें या वॉल्यूम फ्रैक्शन में कहें तो वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं मोल फ्रैक्शन में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी कंपोनेंट का अगर बाइनरी सॉल्यूशन हुआ तो एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, अगर मोर देन वन रहा कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट के, मतलब पॉलिनरी सॉल्यूशन अगर हुआ तो पॉलिनरी सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है, एक सॉल्यूट किसी एक का ए बी सी किसी में से एक का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो जो भी रहे, ओके, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, यही है मोल फ्रैक्शन, है ना। उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन की जगह मोल परसेंटेज कहलाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसको सिंबल देते हैं हम लोग एक्स, है ना। एक्स जिस कंपोनेंट का निकालना है, मान लो ए का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब जितने भी ए बी सी जितने कंपोनेंट है सबका सबको जोड़ दो, यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल, एनएस। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एनएस। वैसे ही अगर मान लो बी कंपोनेंट का निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एनएस मैंने लिखा यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू होता है ये, तो जितने भी कंपोनेंट है सारे के सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन को अगर सम अप करोगे तो उसका वैल्यू आएगा 1। ये छोटी छोटी चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम देगा, ठीक है। तो क्या 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 कि जितने भी कंपोनेंट हैं, बाइनरी सॉल्यूशन है तो एक्स ए प्लस एक्स बी, पॉलिनरी है तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी एंड एक्स डी, जो भी जितने कंपोनेंट हैं सबको सम अप करते जाएंगे, इज इक्वल टू क्या होना है? 1। जैसे परसेंटेज निकालते हैं सबको सम अप करेंगे तो 100 होगा, वैसे यहाँ पे 1 होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस ये आना है आपको, पक्का है, आएगा ही आएगा कॉन्सेंट्रेशन पार्ट से। ओके, नेक्स्ट जो अब दूसरा पार्ट आ रहा है वो आपका एक टॉपिक आ रहा है हेनरी लॉ। ये मेरे दिमाग में आ रहा है बार बार, हेनरी लॉ, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हेनरी लॉ आप लोग पता है ना, डिफाइन कर चुके हैं, जानते हैं क्या है हेनरी लॉ? यस, याद करो, बहुत अच्छे, जिनको याद है बहुत बढ़िया, ठीक है। हेनरी लॉ, ठीक है, हेनरी लॉ क्या होता है? गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना, यस, ठीक है, गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना। जैसे हेनरी लॉ का है, बस याद रहता है सर ठंडा, ओह आज तो बहुत ठंडा है, ठीक है, आज बहुत ठंडा है। ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, जो हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें कि हम लोग CO2 मिक्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को मिक्स करते हैं वाटर के साथ में, तो वहाँ पे CO2 गैस का डिसोल्यूशन करा रहे हैं किसमें? लिक्विड में। तो उससे तो याद आ जाता है सर, हाँ ठंडा करते हैं मतलब टेम्परेचर डाउन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिसोल्यूशन हो पाएगा। हाई प्रेशर दिया जाता है, हेनरी लॉ टेम्परेचर को लेकर नहीं कर रहा है, प्रेशर को लेकर ही कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर भी फैक्टर है बहुत बड़ा, यहाँ पे ध्यान रखना होगा हमें, ठीक है। क्या क्या कर रहा है हेनरी लॉ? क्या कह रहा था? यस, क्या कह रहा था कि लिक्विड के सरफेस पे कोई गैस जितना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उस गैस का डिसोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर बहुत सारे गैस हैं यहाँ पे, मोर देन 1 गैसेस हैं, तो उन गैस का पार्शियल प्रेशर जो भी रहेगा उसके पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो गैस इस वाटर में या फिर कोई भी लिक्विड हो, अमोनिया हो, वाटर हो, अदर लिक्विड हो, उनमें जो ये डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डिसॉल्व इन ए लिक्विड, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है, डिसॉल्व इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय दैट गैस, ठीक है। तो जो गैस हमारा है उसका जो प्रेशर, उसका जो अपना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर जो अप्लाई किया जा रहा है लिक्विड के सरफेस पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस जो डिसॉल्व होगा। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस यहाँ डिसॉल्व होगा उसको हम लोग मोल फ्रैक्शन से डिफाइन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे उसका पार्शियल प्रेशर दिखाएंगे। अगर मान लो कोई एक गैस है अपने पास, मान लो ऑक्सीजन ही डिसॉल्व करना है, तो ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक गैसेस, ठीक है। और ये यहाँ पे मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ओशन में या फिर पॉन्ड में, रिवर में, कहीं भी, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या दिया यहाँ पे हेनरी ने? क्या कहा कि ये जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इसमें डिसॉल्व हो रहा है। इसी प्रोपोर्शन को हटा के यहाँ पे कांस्टेंट दिया, जिस कांस्टेंट को नाम दिया उसने क्या? हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ठीक है, KH। तो PO2 becomes equals to KH into XO2। क्वेश्चंस आ सकता है डायरेक्ट आपको हेनरी लॉ को डिफाइन करने के लिए, डिफाइन करने आया तो यही डेफिनेशन देंगे हम लोग, है ना, ध्यान से याद रखिएगा। तो डेफिनेशन यही देना है हमें। दूसरी बात क्या कि ये बगल में आप
बना सकते हो, जितना अच्छा, जितना आप स्केचिंग करो, जितना डायग्राम बनाओ उतना अच्छा, ठीक है। जितना फोटो बना दो, जितना चित्र बना दो उतना ही अच्छा, ठीक है। चित्र ही तो देखना है, ठीक है। चित्र देखे, नंबर मिल गए, काम खत्म। तो जितने डायग्राम, जितने पिक्चर्स, जितने आप स्केचिंग कर सकते हो कर दिया करो। और हाँ, इक्वेशंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चाहे मैथमेटिकल इक्वेशन हो चाहे केमिकल इक्वेशन हो, दोनों जरूरी है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका, खास करके ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। और यहाँ फिजिकल में मैथमेटिकल जो रिलेशनशिप आ रहा है इस तरह की इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाना नहीं भूलना है, ध्यान रखिएगा। तो इक्वेशन इस तरह से बना दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या कोई और गैस का, ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, किसी का भी, जो भी यहाँ लिखना है वही यहाँ लिखना है मोल फ्रैक्शन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो पार्शियल प्रेशर ये हो गया। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है क्या, कि KH का वैल्यू अगर किसी का ज़्यादा हुआ तो उसका डिसोल्यूशन ज़्यादा होगा कि कम होगा एक पार्टिकुलर प्रेशर पे। अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए, इधर का ये वैल्यू कांस्टेंट रखा जाए, ठीक है, तो ये वैल्यू अगर कांस्टेंट रखा जाए तो KH अगर ज़्यादा हुआ तो X का वैल्यू कम, KH अगर कम हुआ तो X का वैल्यू ज़्यादा, क्योंकि फाइनली दोनों का प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है ना, तो ये प्रोडक्ट है। तो एक अगर ज़्यादा होगा तो दूसरा कम। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिसका हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू ज़्यादा होता है, हाई होता है, उसका डिसोल्यूशन कम हुआ करता है। जिसका हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू कम होगा उसका डिसोल्यूशन ज़्यादा होता है, सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर पे, ठीक है। और दूसरी बात की गैस जो होता है वो टेम्परेचर में, मतलब गैस का डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो होगा लिक्विड में, तो डिसोल्यूशन गैस जो होगा वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी ध्यान रखना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ गैस जो होगा वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। खत्म कहानी, समझ गए। हेनरी लॉ ये एक इंपॉर्टेंट। दूसरी रॉल्स लॉ, हालांकि रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन आ चुका है पिछला बार, ठीक है, 2024 में आपको आ चुका है रॉल्स लॉ पे, ठीक है। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर भी रॉल्स लॉ ध्यान रखिएगा। क्या है रॉल्स लॉ, याद है ना, दो लिक्विड का, यस, दो लिक्विड आपका, ठीक है, और दोनों के दोनों आपका क्या होना चाहिए, वोलेटाइल लिक्विड। तो दो वोलेटाइल लिक्विड का वो रिलेशन था आपका। दोनों वोलेटाइल लिक्विड अगर होगा तो दोनों का वेपर प्रेशर होगा, और दोनों का वेपर प्रेशर इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका कितना ज़्यादा अमाउंट का मोल फ्रैक्शन है उस लिक्विड में, क्या कंपोजिशन है। कंपोजिशन के साथ साथ एक और चीज़ इस पर डिपेंड करेगा, उसका प्रेशर, वो डिपेंड कर रहा होता है क्या, कि दोनों का प्योर फॉर्म का प्रेशर क्या होता है, जैसे P0 कहा था हमने, ठीक है। तो प्योर लिक्विड A, प्योर लिक्विड B का जो अपना प्रेशर हुआ करता है P0 A, P0 B, इस पे डिपेंड करता है। और वहाँ से एक रिलेशन दिया था हेनरी ने, क्या, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ A बिकम्स इक्वल टू P0 A इंटू XA, पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू P0 B इंटू XB। कुछ ऐसा ही रिलेशन आ रहा था, बस KH की जगह पे वहाँ पे, हाँ, जो KH है इसके जगह पे वहाँ पे उस लिक्विड का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर था, ठीक है। तो ऐसा लगा था कि स्पेशल केस है ये, ठीक है, इसलिए पूछा भी जाता था कि स्पेशल केस किस तरह से है, ठीक है। तो चलिए, ये स्पेशल केस वाला बात ही ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक बात और हम लोगों ने सीखा क्या, कि क्या चार्ज रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है आपको रॉल्स लॉ को। रॉल्स लॉ में क्या था आपका, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई होगा मोल फ्रैक्शन, तो देगा हमको पार्शियल प्रेशर, ठीक है। जो लिक्विड है उसी का वेपर प्रेशर वहाँ पे जाना है। यहाँ पे गैस का डिसोल्यूशन, ये गैस का लिक्विड में था, वहाँ पे लिक्विड का वेपर प्रेशर, जैसे वाटर अल्कोहल है यहाँ पे, तो वाटर का वेपर प्रेशर, अल्कोहल का वेपर प्रेशर, ये चीज़ था। वहाँ वेपर प्रेशर की बात थी, यहाँ गैस का बात है, दोनों में फर्क है, ध्यान रखिएगा। हेनरी लॉ में गैस की बात होती है और रॉल्स लॉ में वेपर प्रेशर का बात होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है आइडियल एंड अनआइडियल सोल्यूशन, ठीक है। आइडियल एंड अनआइडियल, ये ध्यान रखना है। आइडियल एंड अनआइडियल में सबसे बड़ी बात क्या रखना है हमें, सबसे पहला बात क्या कहना पड़ेगा, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल है, यस सर, ठीक है। दूसरा क्या, हाँ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, हाँ, जो फॉलो कर गया आइडियल है, जो नहीं फॉलो करेगा तो आइडियल है, काम खत्म बात। अब रॉल्स लॉ क्या था, तो वही रिलेशन जो अभी हम लोग देख रहे थे ना, क्या रिलेशन था हमारा, कि किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस जो होगा वो इज इक्वल टू P0, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ए लिखा तो इंटू XA, तो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो अगर ये फॉलो कर रहा है, ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन दे देता है, मतलब कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को फॉलो करता है, ठीक है। ग्राफिकली अगर इसको दिखाते हैं, वो स्ट्रेट लाइन देता है, तो रॉल्स लॉ को फॉलो करने वाला होगा। अगर नहीं फॉलो करने वाला हुआ तो कौन नहीं फॉलो करेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन नहीं फॉलो करता है, तो जिसमें कंपोनेंट्स के बीच में, मतलब जिनको मिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिनसे A और B, तो A और B जो कंपोनेंट अपने पास है, सॉल्यूट सॉल्वेंट, उनके बीच में अगर अट्रैक्शन हो जाए या रिपल्सन हो जाए, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है आपका, कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाता है। तो अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं किया तो ये इक्वेशन फॉलो नहीं करेगा, उससे ग्राफ जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाएंगे, ओके। तो उस केस में हम उसे नॉन आइडियल सोल्यूशन कह देते हैं। तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन ध्यान रहेगा, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा आइडियल, जो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेगा नॉन आइडियल। दूसरी बात कि आइडियल सोल्यूशन जो होगा उसमें, आइडियल सोल्यूशन में कोई इंट्रैक्शन नहीं शो करना है। तो इंट्रैक्शन नहीं शो करना है तो एक बहुत बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि चेंज इन वॉल्यूम बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है। कोई भी इंथैल्पी चेंज नहीं होना है,
क्योंकि अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो ना हीट लॉस हो रहा है ना हीट गेन होने की बात होगी। सिमिलर काइंड के हुआ करता है वो, ठीक है। और वही नॉन आइडियल के केस में कहेंगे तो नॉन आइडियल के केस में हम लोग क्या कहेंगे कि चेंज इन वॉल्यूम इज नॉट इक्वल टू जीरो, चेंज इन इंथैल्पी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कर देना है आपको आइडियल नॉन आइडियल, ठीक है। तो आइडियल में ये ध्यान रखना है, नॉन आइडियल में ये ध्यान रखना है। आइडियल में इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल में ये इक्वेशन फॉलो नहीं होगा। नॉन आइडियल में ये इक्वेशन आप लिख सकते हो इसे बना के कि ये फॉलो नहीं करेगा, इसको नोट कर सकते हो, कट कर देना, ठीक है। ये हो गया आइडियल का और ये हो गया नॉन आइडियल का, ठीक है। एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं, ओके। एग्जाम्पल ये भी दिखा जाता है कि विथ एग्जाम्पल, ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए आइडियल आइडियल, ठीक है। तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। सिमिलर काइंड के जो होंगे वो आपका आइडियल, जैसे कि नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। हेक्सेन हेप्टेन एक ही जगह के हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन, नॉर्मल लिखा मैंने, ठीक है। नॉर्मल मैंने कहा, नॉर्मल नॉर्मल दोनों में नॉर्मल। तो नॉर्मल हेक्सेन एक लॉन्ग चेन का 6 कार्बन रिंग, नॉर्मल हेप्टेन लॉन्ग चेन का 7 कार्बन रिंग, इस तरह से रिंग नहीं, सॉरी ये एक 6 कार्बन का चेन, ठीक है। तो 6 कार्बन का चेन, 7 कार्बन का चेन, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, इस तरह से, ओके। दूसरी बात और भी सिमिलर काइंड के जैसे हेलो फैमिली के अगर ले लेते हैं, जैसे क्लोरो और ब्रोमो, ठीक है। तो क्लोरो प्रोपेन ले लीजिए, ब्रोमो प्रोपेन ले लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों को मिक्स करेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, लगभग आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। इसमें एक सिमिलर काइंड के हो जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रैक्शन कुछ नया नहीं आएगा, लेकिन जिसमें इंट्रैक्शन नया आ जाएगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है किसी किसी में, ठीक है, या फिर पोलर पोलर इंट्रैक्शन हो जाएगा, या फिर कई जगह पे रिपल्सन भी हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, वो नॉन आइडियल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, याद होगा आपको, हम लोगों ने बनाया था कुछ एजिट्रॉप, तो अल्कोहल और वाटर का। तो अल्कोहल वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब उसके चलते वहाँ पे उसका वो रॉल्स को फॉलो नहीं कर पाता है, तो नॉन आइडियल बन जाएगा वो, ठीक है। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड और वाटर की बात करते हैं तो वो भी नॉन आइडियल बन जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको बुक में दिया हुआ है एसीटोन का क्लोरोफॉर्म के साथ में, ठीक है। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इनका इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, ठीक है, और एसीटोन, तो वहाँ पे आपका CH-Cl3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, तो वो भी ध्यान रखना है। वहाँ पे वो FON नहीं है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, एसीटोन के साथ में, तो वो ध्यान रखिएगा। वो भी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन का हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स याद रखिएगा, काम खत्म, ठीक है। चलिए यहाँ तक फिनिश। इसके बाद और क्या क्या आएगा, तो और बचा ही कि आप सीधा चले आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ नंबर पे डिपेंड करने वाला, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करने वाला प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, मतलब सॉल्यूशन बनाते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट तो हमारा वोलेटाइल है और सॉल्यूट हमारा क्या है यहाँ पे, नॉन वोलेटाइल है। तो उसकी केस में हम लोग कर रहे हैं ये काम, ठीक है। तो वो सारे प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, उनको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें कौन कौन है, तो पहला आपको था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपको याद है, ठीक है, कि जैसे ही आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड होगा, तो पहला काम तो वो क्या कर रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर रहा है कि ये जो आपका सॉल्यूशन जो हमने बनाया, तो इसमें सॉल्वेंट जो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट जो कि उड़ने वाला है, ठीक है, इसमें कुछ साइड को जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने जो ऑक्युपाई कर लिया, तो वो इस सॉल्वेंट को अब उड़ने नहीं देगा। तो इन जगहों से सॉल्वेंट इवापोरेट नहीं होगा। तो पहले जितना वेपर बन पा रहा था एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, अब उतना वेपर नहीं बनेगा उसी टेम्परेचर पे, है ना। वो कम वेपर में ही इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा। तो इस केस में अब क्या हो रहा है आपका कि वेपर प्रेशर में लोअरिंग हुआ, वेपर प्रेशर घट गया, तो रिलेटिव लोअरिंग जो होगा आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये प्रॉपर्टी हमारा। तो रिलेटिव लोअरिंग पहला हमारा प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहला चीज़ ये है आपका, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। एक्सप्रेशंस का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। डेल्टा पी, चेंज इन वेपर प्रेशर रखना है हमें। डेल्टा पी मतलब क्या हो गया ये कि पी नॉट जो भी हमारा, अगर मान लीजिए सॉल्वेंट ए रखना है, जनरली ए ही लिखते हैं, पी नॉट ए माइनस पी ए, ठीक है, अपॉन जो आपका टोटल मतलब प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर था, ठीक है, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर, यही कहलाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मोल फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ पे 1 ही रखा जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग देते हैं इज इक्वल टू एक्स, किसके, ए या बी, यस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। कितना ज़्यादा सॉल्यूट, जितना ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा उतना ज़्यादा लोअरिंग कराएगा। तो सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक्स बी हो जाएगा यहाँ पे, एक्स ए नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला चीज़ ये हो गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा, वो है हमारा कौन सा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यस, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट याद रखिएगा। मैं बस एक रिविजन करा दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ, ताकि याद रहे लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाए आराम से, ठीक है। जब आपको टाइम मिले बस
सोने जब जा रहे हैं, ये नहीं सर लेके सो जा रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल लेके जब भी आपको मन कर रहा है कि तुम रिलैक्स हो जाए, आराम करें थोड़ा देर, तो बस चला लेना थोड़ा देर वीडियो, ठीक है, और वीडियो चला के देख लेना, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना सारा का सारा चीज़ माइंड में। ओके, तो मैं दूसरा हमारा कौन सा क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, ठीक है। ओके, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लिखो या बॉइलिंग पॉइंट लिखो, ठीक है। क्या एलिवेशन मतलब क्या हो रहा है, बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, कितना बॉइलिंग पॉइंट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किससे, टीबी। ओके, प्योर फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन करेंगे टीबी नॉट से, किससे डिफाइन करेंगे इसको, टीबी नॉट से। ओके, तो टीबी और टीबी नॉट में एलिवेशन हुआ तो उसको लिखेंगे चेंज इन टीबी नॉट, तो लिखेंगे डेल्टा टीबी, ये हुआ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी क्या है, तो पहले का बॉइलिंग पॉइंट में से बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट, तो बढ़ा हुआ को टीबी और माइनस प्योर फॉर्म वाले को टीबी नॉट, तो टीबी माइनस टीबी नॉट, डेल्टा टीबी, बस इतना ही ध्यान रखना है हमें। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एम के, एम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे यहाँ पे तो दे देंगे क्या, एक कांस्टेंट जिसको लिखेंगे बी को लेके के बी, ठीक है, बड़ा सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। नाम है इसका क्या, ये मोललिटी है, एम यहाँ पे मोललिटी है, तो इसको बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है ये, है ना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ओके, दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये है आपका, इसका एक और नाम है क्या, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, तो एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, केबी याद रखिएगा, ठीक है, सिंपल सा है। बाकी आप इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा, मोललिटी को एक्सटेंड करना, अभी आप पीछे किया है मोललिटी का फॉर्मूला खाली आके यहाँ पुट कर देना, बस काम खत्म, ठीक है। तीसरा चीज़ है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना का डिप्रेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं डिप्रेशन जो होगा फ्रीजिंग पॉइंट में कितना होगा, तो डेल्टा टी एफ बिकम्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टी एफ नॉट, बड़ा है ये वैल्यू, ठीक है, ये नहीं कि फाइनल माइनस इनिशियल वाली बात नहीं है, फिजिक्स नहीं चल रहा है यहाँ पे, केमिस्ट्री है, चेंज हमें दिखाना है, चेंज पॉजिटिव में होना चाहिए वैल्यू, ठीक है, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, क्योंकि यहाँ ये छोटा वैल्यू हमारा है, ठीक है, ये क्या हमारा डिप्रेशन है, डिप्रेशन डाउन हो रहा है। ओके, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो डेल्टा टी एफ, तो डेल्टा टी एफ अगेन सेम फॉर्मूला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वही मोललिटी, कुछ नहीं करना है, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी, और प्रोपोर्शनल को हटा दीजिएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू के एफ लगा दीजिएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, अगेन फिर से आप फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, एम का बस काम खत्म, ठीक है। ये तीन, और चौथा जो बेहद इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिससे क्वेश्चंस पक्के हैं, रहने ही रहेंगे, 100% रहेगा उस टॉपिक से, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में काफ़ी कुछ चला आता है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, तीन टॉपिक हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फटाफट इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर में, और क्या क्या पूछ सकता है, इन चीज़ों को देखा जाए। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर बात करेंगे, ऑस्मोसिस की बात करते हैं पहले, ठीक है। ऑस्मोसिस है क्या, तो आपको पता है ना ऑस्मोसिस, यस यार आप क्या लास्ट टाइम में, ठीक है। ऑस्मोसिस है क्या, तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेना होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, ये पता है हमें, एक साइड से दूसरी साइड में सॉल्वेंट मूव करेगा, दूसरी साइड से पहले में नहीं करेगा करेगा, यस सर करेगा, वो ए से बी करेगा, बी से ए करेगा, बट हमें नेट फ्लो देखना होता है, नेट फ्लो, ठीक है। तो नेट फ्लो डिपेंड करता है किस तरफ सॉल्वेंट ज़्यादा है या किस तरफ प्रेशर ज़्यादा है, दो बात है, ठीक है। या तो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है या तो प्रेशर ज़्यादा है, और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होना मतलब सॉल्यूट का अमाउंट कम होना मतलब कॉन्सेंट्रेशन का कम होना, तो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तरफ मूव करेगा। ये तभी संभव है जब उसका, ठीक है, दोनों सेम लेवल के होंगे, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ना हो, इधर भी एक एटीएम का प्रेशर, इधर भी एक एटीएम का प्रेशर, दोनों का लेवल बराबर, कोई भी रोजियस की बात नहीं होगी, हाइट का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, तब की बात हो रही है। तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या कहना है हमें, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस, किसका प्रोसेस है, ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ नेट फ्लो, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ कॉन्सेंट्रेशन हाई है सॉल्वेंट का, ठीक है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ नेट फ्लो जो होगा सॉल्वेंट का, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, थ्रू एसपीएम, ये कहना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज व्हाट, तो ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये हो गया ऑस्मोसिस, क्लियर है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम पक्का है, ऑस्मोसिस से क्वेश्चंस आना ही आना है, आएगा इस बार, एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस। दूसरी बात हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बाद, क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अभी बात हो रही थी कि नेट फ्लो जो होगा
मान लीजिए अगर बी हमारा लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट हमारा फ्लो कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि सॉल्वेंट का प्रेशर यहाँ से, सॉल्वेंट का अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये एक पार्टिकुलर कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वॉल पे, एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो इधर वाले सॉल्वेंट को काउंटर करके ये नेट ए बी से ए की तरफ मूव कर रहा है। तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपका हाई है उसी की तरफ सॉल्वेंट मूव करता है। तो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ आप अगर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दीजिएगा, उतना ही प्रेशर जिस प्रेशर के चलते ये इधर मूव कर रहा है बी से ए की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेटेड से हाई कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ, तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करते हो हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ में ताकि ऑस्मोसिस रुक जाए, तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि यही प्रेशर रिस्पॉन्सिबल था ऑस्मोसिस के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर ध्यान रखिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? तो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करा जाएगा हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ में, वही प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर क्या कहलाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। खत्म कहानी। रिवर्स ऑस्मोसिस तीसरा और लास्ट। ठीक है, सॉल्यूशन का खत्म हो गया, कहानी इतना ही आएगा। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर ये भी आ सकता है। चलिए देखते हैं। तो हाँ, बात क्या हो रही थी कि एक्स्ट्रा प्रेशर जो अप्लाई होगा आपका हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ में टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बात हो रही है कि एक्स्ट्रा प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर इधर लगा दिया जाए तब क्या होगा? तो हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ में अगर आप जितना प्रेशर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर आप लगा दिए, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर आप लगा दिए, तो इधर का प्रेशर हाई हो जाएगा इधर का प्रेशर के रिस्पेक्ट में, और सॉल्वेंट का नेट फ्लो अब ए से बी की तरफ उल्टा होना शुरू हो जाएगा, रिवर्स में होगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलेंगे क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है? खत्म कहानी। ये हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस। एक और छोटा सा चीज जानते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, लास्ट टॉपिक। ठीक है, खत्म कहानी, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? आई है क्या ये? तो आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है। और अगर हम कोई ऐसे सब्सटेंस सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूशन में जो कि सॉल्यूशन जाने के बाद या तो डिसोसिएट हो जाता है या तो एसोसिएट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि नॉर्मल मोलर मास आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। उस केस में अगर हम लोग मोलर मास को कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकली तो वो एबनॉर्मल आ जाता है। तो ऑब्जर्व मोलर मास और थ्योरेटिकल मोलर मास दोनों अलग अलग आ जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आता है कितना टाइम्स में आ रहा होता है उसी को हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एक फैक्टर बोलते हैं जिसको फैक्टर बोलते हैं क्या? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ से दो टर्म आ जाएगी आपको, एक तो एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा कैलकुलेटेड मोलर मास। यस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से कैलकुलेट किया गया मोलर मास जो कि नॉर्मल नहीं आ रहा है। ठीक है, जिसका वैल्यू अलग आ रहा है। ठीक है, तो वो ऑब्जर्व्ड मोलर क्या कहलाएगा? वो ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और हम लोग अगर एटॉमिक मास पुट करके, ठीक है, मोलर मास निकालते हैं तो वो कैलकुलेटेड मोलर मास, वो क्या कहलाएगा? कैलकुलेटेड मोलर मास। समझ के बात को? ठीक है, तो कैलकुलेटेड मोलर मास अलग हो गया और ऑब्जर्व्ड मोलर मास अलग हुआ, तो इनका रेशियो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल। ये वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर है? खत्म कहानी। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें किसको क्या रखेंगे हम लोग, कहाँ पे किसको रखेंगे? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे रखना है नॉर्मल ऊपर में और नीचे में रखना है एबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास हमें क्या दे देगा? क्या दे देगा? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि सीरीज कंटिन्यू कर सकूं मैं। ठीक है, और जो भी आपका सुझाव हो जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया रिजल्ट आना है। ठीक, थैंक यू।